नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीविका स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग विषयगत ज्ञान पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये मुख्य रूप से आपका जो एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, जिसमें आपका देखिए मुख्य रूप से एरिया कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यदि वीडियो क्लास नहीं भी आ पा रही तो आपको PDF जरूर वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले पार्ट 1 आपका करा दिया है, क्योंकि दोस्तों अब समय कम आपका बचा हुआ है, तो अब सब चीज़ डिटेल में नहीं कराएंगे। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है PDF में आपको पूरा डिटेल में रहेगा, लेकिन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चीज़ें होंगी वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, जो सीधे एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 1, क्योंकि चैप्टर 1 जो हमने आपको बताया था, ये इसके अंतर्गत 5 टॉपिक आपके दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से पार्ट 1 में हमने टॉपिक नंबर 1 करा दिया था। इसके अलावा पार्ट 2 में हमने आपका देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अलावा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी वो करा दी थी। उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आज आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पर पार्ट 3 में। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज संस्थाएँ, ठीक है, क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका क्या है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सहकारिता और उसका महत्व भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये सहकारी समितियाँ जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 2 चीज़ें इस टॉपिक में होंगी और चैप्टर 1 आपका आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर 2 जो होगा वो गवर्नमेंट स्कीम से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आपको सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का क्लास जो है वो मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाएं और सहकारिता के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पूरा आपको रीड करना है, क्योंकि समय कम है, तो इसलिए यहाँ पर हम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। सब रीड करना है तो PDF डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज संस्थाएं और विकास में उनकी भूमिका, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की नींव है और ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। इनकी मुख्य भूमिका स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना है। यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं मुख्य रूप से ये स्थानीय स्वशासन, आपने नाम सुना होगा, स्थानीय स्वशासन का प्रकार है। ठीक है, इसमें ग्रामीण यानी कि सबसे निचले स्तर पर क्या होता है, एक प्रकार से शासन देखने को मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से मुखिया वगैरह जो होते हैं इसमें शामिल रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो ये पंचायती राज जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम लोग पंचायती राज संस्थाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है क्या क्या ये करती हैं। तो योजना निर्माण और कार्यान्वयन करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों के आधार पर विकास योजनाओं की पहचान करती हैं और उन्हें लागू करती है। ठीक है, कुल मिलाकर ये पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत कहाँ होता है, कई गाँव को मिलाकर पंचायत आपका बनता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामाजिक न्याय और समानता। तो सामाजिक न्याय और समानता इसमें है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, ये जो लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र पूरे देश का होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, पंचायतों से ही स्टार्ट होता है ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रामीण समृद्धि। ठीक है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही ग्रामीण समृद्धि आती है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल आपका 24 अप्रैल को, डेट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका 100% आ सकता है। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर का आपका एग्जाम है, या तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर किसी ना किसी एग्जाम में, या ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। क्योंकि देखिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो एक तो ऊपर आपकी केंद्र सरकार है, ठीक है, फिर स्टेट है आपके अलग अलग, ठीक है, और उसके फिर स्टेट में भी आप देखेंगे पंचायत, यानी ग्रामीण स्तर पर पंचायत है। तो पंचायत स्वयं का अपना एक इनका शासन होता है, जिसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं पंचायत का। तो इनका जो मामले होते हैं गांव के, या कुछ भी मामले होते हैं छोटे ग्रामीण स्तर पे, ये खुद ही सुलझाते हैं। तो इस तरह कोई भी मामला ऊपर तक नहीं जाता, स्टेट तक, ठीक है, और फिर स्टेट के ऊपर केंद्र तक नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये मामला नीचे ही सुलझाया जाता है। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अभी क्या है, कोई स्टेट है, मान लीजिए आपका बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में ये केंद्रीय सत्ता है, यानी कि
बिहार स्टेट की केवल बात की जाए तो राज्य सरकार यहाँ पर केंद्रीय सत्ता है इस राज्य के लिए, ठीक है। तो और उसके नीचे कई हैं, जिला आपका आता है, फिर आपका ब्लॉक आता है, फिर आपका ग्राम आता है। तो ग्राम क्या होता है, ये मामले खुद ही यहाँ पर अपना सुलझाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। तो ये क्योंकि अब इनके अंडर में नहीं है, स्टेट के अंडर में यहाँ पर कोई भी शासन उतना नहीं है, कुछ मामले यहाँ पर निपटा दिए जा रहे हैं। इस कारण से ये विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र का इस पर नियंत्रण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केंद्र स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ना कि आपका जो भारत सरकार है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्र हम स्टेट को लेकर चल रहे हैं, जो बिहार सरकार है, ठीक है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया, यानी कि ऊपर से यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर यहाँ पर मतलब कि कोई भी नियंत्रण नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत को राज्य सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है, ग्राम पंचायत को नीचे ही लोग के स्तर जो यहाँ पर मुखिया वगैरह या अन्य सदस्य जो होते हैं वो लोग इसको देख रेख कर रहे हैं और जो मामले हैं निपटा दे रहे हैं। अब क्योंकि मामला कुछ बड़े हो जाते हैं तो वो फिर राज्य स्तर पर जाता है, ठीक है। तो एक दो मामलों को हटा के बाकी लगभग हर 90% मामले आपके 95% मामले यहाँ पर आपके निपट जाते हैं। तो ये आपका विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सत्ता मतलब, ठीक है, और प्रशासनिक शक्तियाँ तो नीचे स्तर पर रहती हैं। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत देखिए क्या होता है, गांव में जो होता है ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन हर जगह लागू होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। शहर में यही स्थानीय स्वशासन आपका नगर पालिका या नगर पालिका यहाँ पर लेकर चले, नगर पालिका के रूप में ये रहता है, जहाँ पर पार्षद वगैरह चुने जाते हैं, तो वो आपका नगर में होता है, ठीक है। और गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, जिसका हेड क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। मुखिया और पार्षद लगभग सेम ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायतों को नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन के साथ साथ वित्तीय राजनीतिक अधिकार भी दिए जाते हैं। तो कुछ वित्तीय अधिकार भी होते हैं, जैसे कुछ कर वसूलने का अधिकार भी होता है, जैसे मेला कर वगैरह ग्राम पंचायतें वसूल कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, स्थानीय स्वशासन हमने आपको बता दिया क्या होता है, यानी कि निचले स्तर पर जो शासन होता है वही स्थानीय स्वशासन होता है। और इसमें सत्ता केंद्रीय हाथों में ना होकर नीचे लोगों के हाथ में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। इन्होंने क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली इन्होंने सर्वप्रथम शुरू की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पंचायत का अर्थ क्या होता है, 5 व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, पंचायत का अर्थ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन नाम ध्यान रखिएगा, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए, पंचायत का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान में भी है, और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसके जरिए तो इसको संवैधानिक दर्जा ही दे दिया गया है। लेकिन उससे पहले राज्य का कर्तव्य आपका था, यानी भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। और ये क्यों की गई थी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतें आएँ, ठीक है। तो इस कारण से इसको संविधान में डाल दिया गया था पहले ही शुरू में, लेकिन कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है, इसको। तो फिर क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ और फिर इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोग अभी नीचे यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, तो इसको अभी छोड़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी उसका किस तरह आगे बढ़ा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कुछ समितियाँ आई, उन्होंने सिफारिश की, उसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। तो उसको यहाँ पर देखिए हमने टेबल के रूप में बता दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। पहला जैसी आपकी समिति है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो फेल हो गया था उसके बाद इन्होंने इसकी समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इन्होंने जो सिफारिश दी अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक ये हो गई समिति। इसके अलावा यहाँ पर एक समिति आपकी यहाँ पर हो जाएगी अशोक मेहता समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK तुंगन समिति, गॉडगिल समिति। इन समितियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इन लोगों ने क्या क्या सिफारिश की वही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ज़्यादा नहीं, सभी के एक एक दो पॉइंट हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद फिर आपका 73वां संविधान संशोधन आता है बात। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग समिति जो पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में लाया गया था, ठीक है। और
ये इसलिए लाया गया था ग्रामीण विकास हेतु, लेकिन ये असफल रहा था। तो उसके बाद फिर इस समिति का गठन किया गया कि क्यों असफल हुआ। तो 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की और इसमें जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने कुछ सिफारिशें की, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इन्होंने ये 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली दी। तो सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण की बात किन्होंने की? बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में इस समिति की जो सिफारिशें थी उसको स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में, ठीक है, पंचायत इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। किसने लागू किया? उस समय के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, वो राजस्थान में लागू कर दी। उसके बाद उसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी ये लागू कर दी गई। तो क्वेश्चन आपका आता है सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई? तो राजस्थान आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये राजस्थान है, राजस्थान में ये सर्वप्रथम लागू की गई। और अगर 2 ऑप्शन में हो कि राजस्थान के साथ साथ कौन उसी साल लागू हुआ किस स्टेट में, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट आपकी है अशोक मेहता समिति। इंपॉर्टेंट ये भी है। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ था और 1978 में इसने रिपोर्ट पेश की और इसमें कुछ सिफारिशें इन्होंने दी। कौन कौन सी थी? तो इन्होंने देखिए क्या दी, ऊपर तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया था, इन्होंने 2 स्तरीय लागू करने का सुझाव दिया कि 2 स्तरीय होने चाहिए। कौन कौन से? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 स्तरीय पंचायती जो प्रणाली थी उसमें जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद, और फिर मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। तो ये 2 स्तर मात्र दी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये अशोक राय मेहता समिति की सिफारिश से थी। इसके अलावा सबसे बात करें न्याय पंचायतों के गठन की बात किसने की थी? तो वो भी आपकी अशोक मेहता समिति ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपका आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और इतना कम समय है तो इसमें सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी है, देखिए ये भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जीवी के राव समिति आपकी है। तो जीवी के राव समिति ने 1985, देखिए ईयर ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका डायरेक्ट मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। इधर समिति दी होगी और इधर ईयर जो होगा, और गलत सही भी आ सकता है या मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा ईयर को। तो 1985 में जीवी के राव समिति का गठन हुआ था और इन्होंने पंचायती राज जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत जो सिफारिश दी उसमें इन्होंने कहा कि 4 स्तरीय होना चाहिए। अब इन्होंने 4 स्तरीय कर दिया। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया? जीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय कर दिया। ठीक है, कौन कौन सा था? तो देखिए राज्य स्तर पर लगा दिया राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर लगा दिया जिला परिषद, ठीक है, और मंडल स्तर पर लगा दिया मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो जीवी के राव समिति की लगभग यही सिफारिशें थी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, LM सिंघवी समिति। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस समिति का गठन 1986 में हुआ था और इसने सर्वप्रथम क्या कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आया हुआ है, इस एग्जाम में भी आपका आ सकता है ये। तो किस समिति ने सिफारिश दी थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? अभी देखिए दर्जा मिला नहीं है, अभी आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ नहीं है, उससे पहले की ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे पंचायती राज व्यवस्था आया है, तो ये उसी के पहले की चीज़ें हैं, तो ये ज़रूरी है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है थुंगत समिति। तो थुंगत समिति की जो है ईयर ध्यान रखिएगा, 1988 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद गाडगिल समिति है। गाडगिल समिति की बात करें तो इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता नहीं है। 1988 में ये समिति बनाई गई थी, तो ये ईयर ध्यान रखिएगा बस इसका, बाकी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके बाद आपका एक विधेयक आया था, 64वां विधेयक। ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, ये पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद पी सिंह की सरकार आई, इन्होंने भी पंचायत को
संवैधानिक दर्जा देने के लिए कवायद की, लेकिन इनका भी यहाँ पर जो है विधेयक पारित नहीं हो पाया। ठीक है, अब आपकी देखिए यहाँ पर नरसिम्हा राव सरकार आती है। ठीक है, ये विधेयक लाती है और ये विधेयक 1992 में आपका क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ठीक है, और फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है आपका। तो ये ध्यान रखिएगा डेट कि पंचायती राज प्रणाली लागू कब हुई, 24 अप्रैल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज प्रणाली यानी कि पूरे भारत देश में लागू कर दी गई। अब राज्य के ऊपर डाला गया कि वो अपने हिसाब से इसको लागू कर सकते हैं, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय। ठीक है, वैसे ये 3 स्तरीय लाई गई। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं क्योंकि ये सीधे संविधान में है और अनुच्छेद भी हैं। तो देखिए इसके तहत क्या गया, भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक, ठीक है, इसमें अनुच्छेद दिए गए और कुल 29 विषय पंचायतों को दिया गया जिसपे ये कानून बना सकते हैं। ये 29 विषय हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे, 29 विषय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के जो अनुच्छेद है उसको देखेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या है कि जो भी आपके योजनाएं वगैरह होती हैं उसको अंतिम रूप से फाइनल यही करता है। ठीक है, जो योजनाएं वगैरह बनती हैं या लाई जाती हैं उसको अंतिम रूप से यही फाइनल करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना ध्यान रखिएगा और कार्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन यानी कि फाइनल कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है। उसके लिए ही इसका गठन किया गया था। यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, 5-5 साल की जो योजनाएं थी, तो उसमें जो योजनाएं लाई गई थी उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं थी उसका फाइनल कौन करता है, यही करता है, इसीलिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में होता कौन कौन है, तो ये देख लीजिए। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये लोग जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री सभी राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं सब इसके भी सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है, इसको पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है क्या आपका जोड़ा गया, एक तो भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में ही कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए, भाग 9 में एक तो आपका अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। इसके अलावा 243 क से लेकर, ठीक है, 243 क से लेकर ये आपका जाएगा 243 ण तक, 243 ण तक। ठीक है, यानी कि 243 ए से लेकर यहाँ पर दिया भी गया है 243 ओ तक, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अनुसूचियाँ आप पढ़ते हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूची के अंतर्गत आप देखते हैं प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती व्यवस्था को लिखा गया है और इसमें 29 विषय आपको दिए गए हैं जिस पे ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, 12वीं आपकी क्या है, नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके 12वीं अनुसूची नगर पालिका, यानी कि 73वें संविधान संशोधन में एक तो भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद जोड़े गए और आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायत रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो अनुच्छेद थे वो यहाँ पर कौन कौन से थे, तो देखिए अनुच्छेद 243 में क्या है, यहाँ पर परिभाषा दी गई है और मुख्य रूप से यहाँ पर परिभाषा दी गई है जो ग्राम पंचायतों के विषय में वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा 243 क में जो है वो आपकी ग्राम सभा है, ये ध्यान रखिएगा। 243 क इसको पढ़िएगा या 243 ए पढ़िएगा, कोई एक यहाँ पर आप पढ़ें इसको। 243 क में क्या है या 243 ए में क्या है, ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। इसके अलावा 243 बी में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। 243 सी में क्या है, ग्राम पंचायतों की संरचना है। 243 डी में क्या है, स्थानों का आरक्षण है, यानी कि ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 243 ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल है, कितना होता है, 5 साल होता है पंचायतों का कार्यकाल। इसके अलावा 243 एफ में क्या है, ग्राम जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के लिए उनकी अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है कि कौन हो सकता है। तो जिनकी भी देखिए 21 वर्ष पूर्ण जिन्होंने आयु कर ली हो, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने होते 21 वर्ष की आयु चाहिए और जिनका जो नाम होता है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, उस ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, नहीं तो नहीं होगा, उसकी अयोग्यता होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
243 यहाँ पर नेक्स्ट जी की बात करें तो ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार यहाँ पर है। इसके अलावा 243 में क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, और ये करता कौन है, ये राज्य सरकार करेगी। देखिए, ग्राम पंचायतों से लेकर जो भी काम होगा वो सब राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 243 जे में क्या है, पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा है। यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हमने यहाँ पर डार्क कर रखा है, वो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन। इसके अलावा 243 के में क्या है, 243 में पंचायतों के लिए निर्वाचन, जो चुनाव देखते हैं आप होता है मुखिया के लिए, तो चुनाव कराए जाते हैं, तो वही है वो चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंचायतों का जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नहीं कराता है, इसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में है, 243 के में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 243, बाकी इसके अनुच्छेद इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। एक लास्ट अनुच्छेद आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 243 ओ में क्या है कि न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद यहाँ पर हो गए। एक यहाँ पर चीज़ और देख लीजिएगा कि ग्राम स्तर पर आप जानते हैं कि यहाँ पर मुखिया होता है, तो उसका जो होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट आप देखते हैं वोट किया जाता है, लोग जाकर वोट डालते हैं पंचायत चुनाव में, मुखिया के चुनाव में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 3 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 3 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जो कि सर्वप्रथम किसने दी थी, बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी, वही प्रणाली लागू की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद है, ये 3 स्तर हैं। तो इसमें जो गाँव स्तर पर है, ठीक है, सबसे नीचे गांव आपका हुआ, तो ग्राम स्तर पर जो है इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल द्वारा विधि बनाई गई है उसी के द्वारा डायरेक्ट इसका चुनाव होता है। लेकिन जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है, इनके अध्यक्ष का, देखिए यहाँ पर मुखिया, यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो मुखिया ही होता है, तो चुनाव होता है। लेकिन इनका जो हेड कैसे बनता है, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, तो इनका जो हेड बनता है वो इन्हीं के जो सदस्य बनते हैं, ठीक है, उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष होता है। ये इनका जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो अप्रत्यक्ष होता है मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, जबकि ग्राम स्तर पर मुखिया जो बनता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है इसका। ठीक है, और इसमें से चुने जो जाते हैं इसमें जाते हैं, और ये लोग फिर अपने हिसाब से इसमें चुनाव करके मध्यवर्ती स्तर पर यहाँ पर इसके अध्यक्ष का बनाते हैं, चाहे वो मध्यवर्ती स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर हो। इनका जो अध्यक्ष बनता है वो इन्हीं के सदस्य जो होते हैं, जिला परिषद में जितने भी सदस्य हो गए, मान लो वो लोग वोटिंग कर दिए अध्यक्ष के लिए, तो जो अध्यक्ष बन गया। मध्यवर्ती स्तर पर जिला समिति होती है, उसमें जो सदस्य होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से वोटिंग करके यहाँ पर अध्यक्ष बना लिया। यहाँ पर जनता के द्वारा ये लोग जो सदस्य चुन के आते हैं, ये जनता द्वारा चुन के आते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुन कर आते हैं, वोटिंग हुई मान लीजिए, लेकिन ये खुद से अध्यक्ष बनाते हैं। जबकि ग्राम स्तर पर जो होता है वो डायरेक्ट वोटिंग, जो बहुमत मिलता है जिस मुखिया को, वही यहाँ पर डायरेक्ट मुखिया बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट वोटिंग होती है, प्रत्यक्ष होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों अब यहाँ पर सहकारिता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए सहकारिता क्या होती है, आप भाग 9 जब पढ़ेंगे तो भाग 9 में एक भाग 9 क है और एक भाग 9 ख है। तो भाग 9 क में आप देखेंगे कि नगर पालिका है, और भाग जो 9 ख है, 9 ख, इसमें आप देखेंगे कि सहकारी समितियाँ हैं। आप अनुच्छेद जाकर देखिए संविधान के, सहकारी समितियाँ पे, सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ हैं, तो वही इसमें दिया गया है सहकारी समितियों के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए सहकारी समितियाँ होती क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सहकारी कुल मिला के क्या होता है कि कई लोगों का एक जो समूह होता है वो कुछ कंपनी या कुछ भी जो शुरू करता है उसी को सहकारिता कहते हैं। ठीक है, सहकारिता का मतलब कोई भी रोजगार जो शुरू होता है जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं उसको सहकारिता यहाँ पर कहा जाता है। इसका महत्व तो क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आप कर लेंगे। तो देखिए सहकारिता का महत्व तो इसलिए है कि आर्थिक विकास में एक तो मदद करता है, ठीक है, छोटे किसान कारीगर
आर्थिक सहायता देकर उनकी आय बढ़ाने में, आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ठीक है। सामाजिक समानता, सभी सदस्यों को समान अधिकार इसमें मिलता है। सामूहिक शक्ति इसमें काम करती है, क्योंकि एक ही कंपनी आपने जो बनाई है उसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, तो सब की शक्ति है, सब लोग मिलकर रह रहे हैं। रोजगार सृजन भी ये करती है। ठीक है। इन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तो ये रोजगार भी देंगे दूसरे लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लागत में कमी, वित्तीय समावेशन और सरकारी नीति में सहायक। ठीक है। कई जो सहकारी कंपनियां बनती हैं, सहकारी समितियां बनाकर लोग सहकारी कंपनियां बनाते हैं, तो वो बड़े स्तर पर जाकर काम करती है। ठीक है। जैसे कि अमूल जो है, अमूल कंपनी आपने सुना होगा, दूध की कंपनी जो है, ये सहकारिता से ही शुरू हुई थी, यानी नीचे स्तर से शुरू होकर ये अब राष्ट्र लेवल पे काम करती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे। तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रत्येक साल यानी हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 2025 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया था? 5 जुलाई 2025 को ये मनाया गया था। और इसकी थीम देख लीजिए क्या था? सहकारिताएं, एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी टिकाऊ संसाधनों का संचालन। थीम ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके साथ ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, किस वर्ष को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो कि सहकारिता मंत्री कौन होता है, यानी कि जो हेड होता है सहकारिता मंत्री, जैसे कि आप रेल मंत्री हो गया, ठीक है, कपड़ा मंत्री हो गया, उसी तरह सहकारिता मंत्री भी एक होता है। तो वो कौन होता है? वो भारत सरकार का गृह मंत्री होता है, सहकारिता मंत्री। भारत सरकार का यहाँ पे देखिए, गृह मंत्री ही सहकारिता मंत्री होता है। ठीक है, भारत सरकार का गृह मंत्री ही सहकारिता मंत्री होता है, यानी होम मिनिस्टर ही सहकारिता मिनिस्टर भी होता है। तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। तो क्वेश्चन आपका आ जाए कि वर्तमान में भारत का सहकारिता मंत्री कौन है, तो आप आंसर करेंगे अमित शाह। इसके अलावा बिहार में सहकारिता मंत्री कौन है? वह है डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, तो ये स्टेट के लिए हो गया, वो केंद्र स्तर पे हो गया, ये आपका स्टेट के लिए हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे, बाकी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपको इंपॉर्टेंट लगे इसमें तो आप PDF से इसको रीड कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा समय है आपके पास तो ये आपका। इसके अलावा सहकारिता का यहाँ पर कुछ प्रभाव है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं आपका कुछ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री ने, PM मोदी ने कहा था वर्ष 2029 तक प्रत्येक पंचायत में एक PSCS हो, जिसके प्रधानमंत्री मोदी के सहकार में समृद्धि, ये उनका नारा था। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस नारा को 2029 तक लागू करने का, या यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि प्रधानमंत्री द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किस नारे को दिया गया है। ठीक है, सहकारिता क्षेत्र में किस नारे को दिया गया है? तो क्या है आपका नारा? सहकार से समृद्धि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और PSCS यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये कुछ पॉइंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखिएगा, भारत यानी कि भारत आटा और चावल की शुरुआत किया गया है। तो भारत आटा, ये भी सहकारिता का ही एक प्रकार है। जो भी आपका छोटे चीज़ जिसमें कई सारे लोग शुरू करते हैं मिलकर, तो वो सहकारिता का एक प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा इसके लिए सहकारिता समितियों को के लिए जेम पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें यदि कोई सहकारिता किसी ने कुछ निर्माण किया है, अब देखिए छोटे स्तर पर कंपनियां कई बन जाती हैं, जैसे कोई कपड़ा बना रहा है, ठीक है, कोई जूता बना रहा है, चप्पल बना रहा है, ठीक है, तो यदि उसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है तो फिर राज्य स्तर पर जाता है, फिर नेशनल स्तर पर चला जाता है। तो ये सहकारिता से ही संभव होता है, जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये कंपनी जो बनाई गई है, मान लीजिए कपड़े बनाने की, चप्पल बनाने की, तो इसमें कई लोगों ने अपना जो है मिलजुल कर शुरू किया और फिर इसको आगे बढ़ाया। तो इसी के लिए अब ख़रीदार के रूप में जेम पोर्टल इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कंपनी यदि बात की जाए सहकारिता के क्षेत्र में, तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है, जिसको इफ्को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी सहकारिता से ही उत्पन्न हुई है, यानी कुछ लोग शुरू में इसको मिलकर बनाए थे और आज ये पूरे विश्व लेवल पे जो है उर्वरक देती है, यानी कि भारत में तो है ही इफ्को। ठीक है,
तो ये सहकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों ये आपका हो गया, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ आपका फर्स्ट चैप्टर से जो 5 टॉपिक है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो हमने लगभग आपको बता दिया है। और उसके बाद जो योजनाएं आपकी अब शुरू होंगी वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ से PDF मिल जाए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट इसका हम जल्द शुरू करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरह बनेंगे आएंगे वो हम यहाँ पर आपको करा देंगे। कमेंट जरूर करिएगा आपको क्लासेस कैसा लगा।